ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी में किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं गोल्ड खरीदूं या बेचूं, या गोल्ड में मेरी इन्वेस्टमेंट रहे या ना रहे। वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। मॉनिटरी मेटल्स चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक बाय सैफुद्दीन अहमद। वैसे मैं हूँ डॉक्टर राम और ये है BTC स्टैंडर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि इंसान ने हजारों सालों से बहुत सी चीज़ों को मनी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। पिछले 2 चैप्टर में हमने देखा कि इंसान ने पत्थरों को, कैटल्स यानी गायों को, नमक को, एग्रीवेट्स को, कांच के टुकड़ों को, सबको इस्तेमाल करके देखा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इन सब में कुछ ना कुछ खामियां थी। इसी वजह से इंसान को दूसरे अल्टरनेटिव की ओर जाना पड़ा। यानी इसे कहते हैं कि आपने इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। इसी वजह से इंसान ने दूसरे अल्टरनेटिव को ट्राई करने का प्रयास किया। राइट। उस समय यूरोपियन देश डेवलपमेंट में बहुत आगे थे। जब अफ्रीका में एग्रीवेट्स यानी कि कांच के टुकड़े पैसों के रूप में इस्तेमाल होते थे, उसी कालखंड में नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री या ब्रिटेन में मेटल्स का आविष्कार हुआ। मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक ऐसी धातुएं आई और तभी से इंसान ने इस धातुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल करने का ट्राई किया। एंशियंट यूरोपियन लिटरेचर में कहा जाता है कि गोल्ड का पहला कॉइन यानी कि पहला सिक्का कहाँ बना, तो वो ग्रीस कंट्री में बना। ओके। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया और डेवलपमेंट की वजह से न्यू प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। न्यू प्रोडक्शन बढ़ा तो उसकी डिमांड भी बढ़ी, तो वो डिमांड और सप्लाई से मैच होके ये मेटल्स नए मार्केट में आते गए। इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज थी, एक थी ड्यूरेबिलिटी और दूसरी थी कि हाईली सेलेबल थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से लिया जा सकता था। इसी वजह से धातुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल करना इजी हो गया। इन धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, हर धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। जैसे आयरन और कॉपर है, तो इनकी क्वांटिटी धरती में, इनकी ज़्यादा क्वांटिटी अर्थ में, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन उसके कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। सिल्वर तो है, गोल्ड तो बहुत रेयर अवेलेबल है। और ऊपर से आयरन और कॉपर को यानी कि लोहा और तांबे को जंग लग जाता है। कभी कभी सिल्वर को भी लग जाता है, लेकिन गोल्ड को कभी जंग नहीं लगता, हजारों साल भी नहीं लगता। इसीलिए इन सब में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उनकी क्वालिटीज अलग अलग थी। यही कारण था कि इंसान ने इन सब का इस्तेमाल पैसे के रूप में शुरू किया था, लेकिन लास्ट में गोल्ड ही जीता। और क्यों जीता, यही हमें इस चैप्टर में जानना है। और गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज भी बना हुआ है 5000 सालों से, या जब से हिस्ट्री बनी है तब से गोल्ड आज भी अपनी वैल्यू को होल्ड करता है, मेंटेन करता है, अपने वैल्यू को रिटेन करता है। अर्थ में एबेडेंस म्हणजे यानी कि भरमार या उस चीज़ की मात्रा, ये आयरन और कॉपर या जिंक या निकेल, स्टील, इनकी मात्रा ज़्यादा थी और सिल्वर और गोल्ड की मात्रा कम थी, और आज भी कम ही है। तो ये रेयर मेटल थे और ये इजीली अवेलेबल थे। राइट। इसीलिए आयरन, स्टील, कॉपर, इनका सप्लाई बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ाया जा सकता था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता था। और गोल्ड की तो माइनिंग प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए गोल्ड हमेशा इन सब से आगे रहा। शुरुआत में इंसान ने मेटल्स को वजन के अनुसार यूज करने का प्रयास किया, यानी कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम ऐसा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि हर बार आपको गोल्ड को या उस सोने को तोलना पड़ता था, और ये तोलने की प्रॉब्लम हटाने के लिए कई राजाओं ने क्या किया, सोने के सिक्के बनाना शुरू किया और उसमें गोल्ड का प्रोपोर्शन एक ही रखा सभी सिक्कों में। समझो एक सिक्का है गोल्ड का और उसमें अगर 4 ग्राम गोल्ड है तो सभी सिक्कों में 4 ही ग्राम गोल्ड रहेगा। तो इंसान को हुआ यूँ कि हर बार तोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये 4 ग्राम का सिक्का है, 4 ग्राम गोल्ड का सिक्का है, और ये भी 4 ग्राम गोल्ड का सिक्का है। तो कहीं पर भी बेचूँ तो वो आसानी से बेची गई, और एक जगह से दूसरी जगह उसको आसानी से लेके भी जाया जा सके। ज़्यादातर 3 ही मेटल यूज हुए मनी के रूप में। उसमें एक था गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा कॉपर। इन 2 में से भी, इन 2 यानी कि इन 3 मेटल में भी गोल्ड ही आगे रहा। उसका रीज़न था 2 कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है तो कम वेट में, कम जगह में
आसानी से गोल्ड ज़्यादा वैल्यू को ट्रांसफ़र करता था। यानी कि समझो 10 kg ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 10 kg ट्रांसफ़र करना आसान है कि 10 ग्राम गोल्ड आसान ट्रांसफ़र करना आसान है? ऑफकोर्स 10 ग्राम गोल्ड। सो इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि कम वेट में, कम वैल्यूम में ज़्यादा वैल्यू को, इकोनॉमिक वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकता था। इस वजह से गोल्ड इन दोनों में से आगे था। और भी दो प्रॉपर्टीज़ थी। एक तो थी अवेलेबिलिटी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी। यानी अवेलेबिलिटी यानी कि धरती में इसकी मात्रा गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा थी और इसे आसानी से प्रोड्यूस भी किया जा सकता था। और दूसरा था कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कॉपर और सिल्वर को जंग लग सकता था लेकिन गोल्ड को कभी नहीं लगता। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड इनसे आगे निकल गया। और जैसे ही सेंट्रल बैंक्स के पास या ये सिल्वर, कॉपर और ये गोल्ड आता गया, वैसे ही इन्होंने अपने मनी को पेपर मनी में इशू करना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन ये अलग चैप्टर है। कल नेक्स्ट चैप्टर में इस पे डिटेल में बात करेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट मनी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड ही क्यों जीता, गोल्ड ही क्यों सर्वाइव किया और बाकी सब मेटल्स क्यों सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट। चलो तो देखते हैं। देखिए, किसी भी गुड्स की या कॉमोडिटीज़ की दो तरह की डिमांड होती है। एक होती है मार्केट डिमांड और दूसरी होती है मॉनेटरी डिमांड। अभी मार्केट डिमांड यानी कि डिमांड फॉर कंज्यूमिंग और फॉर आवर ओन शेक, यानी, और मॉनेटरी डिमांड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें कैसा, मार्केट डिमांड यानी आप खुद के लिए या खुद के यूज़ के लिए किसी गुड्स को खरीदना चाहते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। और मॉनेटरी डिमांड यानी कि आप लेन देन के लिए या मूल्य संरक्षण के लिए, यानी कि आपने स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मॉनेटरी डिमांड। और हर बार यही होता गया कि जब सिल्वर पैसे के रूप में इस्तेमाल हुआ, गोल्ड, कॉपर, ये सब पैसे के रूप में इस्तेमाल हुए। सिल्वर जब पैसे के रूप में इस्तेमाल हुआ तो शुरुआत में सिल्वर की वैल्यू हमेशा बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि सिल्वर पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था। तो जब लोगों को या कम्युनिटी को लगा कि यार इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो और माइनर्स और लोग, यानी कि न्यू प्रोडक्शन करने वाले लोग खदानों में जाके और सिल्वर निकालने लगे और मार्केट में लाने लगे। तो ऑलरेडी तो सिल्वर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जो न्यू सप्लाई आ रहा था वो और उस प्राइस से हायर प्राइस को लोग खरीद रहे थे। तो वो फिर और ज़्यादा माइनिंग कर रहे थे, तो और लोग और हायर प्राइस को उसको खरीद रहे थे। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई मैच हो गई, तब उसकी वैल्यू उसके हाई वैल्यू ऑल टाइम हाई से डायरेक्ट ऑल टाइम लो पे चली जाती है। यही होता है कॉपर में, ये होता है जिंक में, होता है निकेल में, होता है स्टील में, आयरन में, कॉपर में, सिल्वर में, सभी में यही होता है। क्योंकि ये जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनका न्यू प्रोडक्शन बढ़ाना आसान है, लेकिन गोल्ड का न्यू प्रोडक्शन बढ़ाना आसान नहीं है। क्योंकि गोल्ड की ओरे यानी कि गोल्ड की खदानें एक तो कम है और गोल्ड की माइनिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। और इस मार्केट की इस एनाटॉमी को, यानी कि डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा और प्राइस कम हो गई। ये हर मार्केट में यही होता है, ओके। इस ट्रैप को सिर्फ किसी ने जीता है तो वो गोल्ड ने जीता है। उसकी दो वजह है। नंबर एक वजह, गोल्ड इज अ केमिकली वेरी स्टेबल, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय। गोल्ड केमिकली इतना स्टेबल है कि उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, यानी कि हो ही नहीं सकता। और दूसरा है कि इट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम सिंथेसाइज फ्रॉम अदर मटेरियल, यानी कि किसी और मटेरियल से 0.1 ग्राम भी गोल्ड कभी नहीं निकल सकता। ये दो वजह ऐसी थी कि गोल्ड सभी मेटल से बहुत ही आगे था। इसका रीजन भी ये है कि एक देखो आप, पिछले 7 दशक में, यानी कि 70 सालों में गोल्ड का न्यू सप्लाई यानी कि हर साल आने वाला रेट, पहले के स्टॉक पाइल्स यानी कि पहला जो साठा है या पहले जो स्टॉक है अब तक माइन होने वाला, उसके कंपैरिजन में हमेशा 1.5 से 2% ही न्यू सप्लाई आता है।
2% को अभी तक 70 सालों में एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड की माइनिंग कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। और ये गोल्ड का जो सप्लाई 1.5 से 2% रहता है, इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि इतना सारा पॉपुलेशन है तो 1.5 से 2%, 1% मार्केट में कंज्यूम हो जाता है आराम से, इसलिए गोल्ड हमेशा बढ़ता ही जाता है। और इसके आसपास अगर कोई मेटल आता है तो वो है सिल्वर, यानी कि चांदी। क्यों? क्योंकि चांदी का न्यू प्रोडक्शन का रेट है 5 से 10% से लेके 20% तक, राइट। और इसीलिए चांदी इसके थोड़े नीचे गोल्ड के बराबर में आके कुछ परसेंट तो खड़ी रहती है, राइट। आज दुनिया में बोला जाता है कि इसकी सारे सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो देश के जो मेन बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जापान का सेंट्रल बैंक, चाइना का सेंट्रल बैंक, तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये अपने पास गोल्ड को रिजर्व करने का प्रयास करते हैं हमेशा। पिछले 20 सालों में चाइना ने बहुत ही ज़्यादा गोल्ड को एक्यूमुलेट किया है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। और आज माना जाता है कि 33,000 टन्स ऑफ गोल्ड सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, यानी 33,000 टन्स। और ये गोल्ड रिजर्व है। इसका इस गोल्ड रखने का रीज़न क्या है कि हमारी पेपर करेंसी को बैकिंग किसी ना किसी कमोडिटीज़ की होनी चाहिए, और ऐसी कमोडिटी की होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और टाइम के साथ अपने वैल्यू को मेंटेन करती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक हमेशा गोल्ड को अपने रिजर्व में रखने का प्रयास करते हैं, राइट। तो गोल्ड में और एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कि लोएस्ट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी आप बोलेंगे लोएस्ट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो देखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी टू द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि जितनी अगर परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस भी बढ़ती है। इसका जो रेशियो है वो गोल्ड का हमेशा लोएस्ट रहा है, इसे बोलते हैं लोएस्ट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 2006 में गोल्ड 36% गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, यानी कि कितना, 36% गोल्ड की प्राइस बढ़ गई। लेकिन उस साल गोल्ड का प्रोडक्शन हुआ था 2370 टन, यानी 2370 टन, राइट। 2005 में उससे कम था 100 क्विंटल, और 2007 में उससे कम था 10 क्विंटल, यानी 10 टन, राइट। तो 2006 में ऐसा हुआ कि गोल्ड की प्राइस अचानक से 36%, यानी कि 36% बढ़ गई। तो इससे हुआ यूँ कि लोगों को लगा कि यार ये गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ गई, राइट। तो 2006 में गोल्ड का प्रोडक्शन था 2370 टन्स, राइट। कितना था? 2370 टन्स। और 2005 में उससे 100 क्विंटल कम था, और 2006 में उससे 10 क्विंटल कम था साथ में, राइट। यानी कि ये 2006 के मुकाबले 2005 में भी कम था और 2007 में भी कम था। लेकिन इसका अगर परसेंटेज निकाले, क्या परसेंटेज? न्यू प्रोडक्शन का परसेंटेज एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, यानी कि आज जितना स्टॉक्स है वर्ल्ड पे, दुनिया में गोल्ड का, उसके तुलना में अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहे तो 2006 में बनता था 1.67%, 2005 में बनता था 1.67%, 2006 में वो बना 1.58% और 2007 में बना 1.54%। यानी कि उस वक्त 2370 क्विंटल सबसे ज़्यादा 2006 में था, लेकिन फिर भी उसका परसेंटेज 1.58 था, और 100 क्विंटल कम होके भी 2005 का परसेंटेज कितना था? 1.67%। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ गोल्ड का स्टॉक्स, न्यू स्टॉक्स बढ़ता है, ऐसा नहीं, राइट। इसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए बहुत सालों का एक प्रोसेस फ्लो लगता है, तभी गोल्ड को ओवर द डिकेड्स बढ़ाया जा सकता है उसका सप्लाई, और वो भी बहुत ही मुश्किल से, राइट। इसीलिए गोल्ड ने अपनी वैल्यू हमेशा हमेशा मेंटेन की है।
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गोल्ड का हुआ था 15%, राइट। वो कब हुआ था? 1923 में। 1923 में 15% गोल्ड का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टॉक स्पाइल्स यानी कि जो दुनिया में जो साटा है उसके तुलना में वो सिर्फ 1.5% ही था, राइट। और स्टॉक स्पाइल्स का हाईएस्ट रेशो 1940 में था, वो था 3 to 4%, यानी कि एक ही बार पूरे दशक में, पूरे शतक में एक ही बार गोल्ड का स्टॉक प्राइस 3 से 4% गया है, वो भी 1940 में यानी 1940 में, राइट। ये थी गोल्ड की हिस्ट्री की अभी तक गोल्ड क्यों बढ़ता जा रहा है, गोल्ड रियर क्यों है, गोल्ड में प्रॉपर्टीज कौन सी है, और गोल्ड हमेशा ही क्यों बढ़ता जा रहा है। इसी बात को समझाने के लिए इस बुक में ऑथर ने 2 एग्जाम्पल दिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। एक है रोमन एम्पायर का और दूसरा है बाइजेंटियम का, राइट। रोमन एम्पायर में क्या हुआ, अलग अलग शासक आते रहे, उसमें अलग अलग किंग भी आते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सबसे पहले वहाँ एक डिनारियस नाम का एक सिल्वर का कॉइन आया, उसमें 3.9 ग्राम यानी कि 3.9 उसमें गोल्ड था, राइट। तो उसके बाद एक लास्ट का वहाँ का एक डिटेक्टर था जिसका नाम था जूलियस कैसर, उसने ऑरियस नाम का एक कॉइन निकाला, उसमें 8 ग्राम ऑफ गोल्ड था, राइट। तो हर एक शासक ने, हर एक किंग ने क्या किया, हर बार अपने कॉइन में से गोल्ड का प्रोपोर्शन कम करते चले गए वो, राइट। इसका रीज़न क्या हुआ कि गोल्ड की प्रोपोर्शन कम हुआ तो उस कॉइन की वैल्यू भी कम होती गई, उसे आसानी से प्रोड्यूस किया जा सका, राइट। तो ऑगस्टस और न्यूरो बोल के 2 किंग एक के बाद आके गए, तो उन्होंने गोल्ड का प्रोपोर्शन अपने कॉइन में से कम कर दिया, यानी कि ऑरियस ने अपने कॉइन में से 8 ग्राम से 7.2 ग्राम कर दिया और डिनारियस ने 3.9 ग्राम से 3.41 ग्राम कर दिया। उसके बाद कैराकाला और डिक्लोटियन आ गए, 2 और किंग आ गए एक के बाद एक, तो उन्होंने 7.2 ग्राम से 6.5 ग्राम कर दिया और 6.5 ग्राम डिनारियस से 5.5 ग्राम कर दिया। तो हर बार इन्होंने क्या किया, अपने कॉइन में से गोल्ड का प्रोपोर्शन कम करते गए और लास्ट में एक कॉइन आया उसमें सॉलिडियस, जिसमें प्रोपोर्शन था 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड एक कॉइन में, एक सिक्के में। ये था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में उन्होंने अपनी करेंसी को खुद ही डिवैल्यू करना शुरू कर दिया था, इसी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई, महंगाई से लोगों के पास पैसों के रूप में जो कॉइन थे उसकी वैल्यू कम हो गई, राइट। उसके बाद आया बाइजेंटियम, और बाइजेंटियम ने क्या किया, उसने लोगों को और अपने शासन को प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपने कॉइन में से अभी ये जो 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड है एक कॉइन में, मैं इसे कभी कम नहीं करूँगा, मैं इस हर कॉइन में इतना ही प्रोपोर्शन रखूँगा। तो इसकी वजह से हुआ यूँ कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा सेंचुरी तक चला, राइट। ऐसा कहा जाता है एंशिएंट लिटरेचर में कि 1123 साल ये कॉइन चला और बाइजेंटियम ने इसका नाम रख दिया बेजेंट, राइट। तो ये बेजेंट ऐसी करेंसी थी कि इसका प्रोपोर्शन 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड एक सिक्के में था, वो उन्होंने कभी कम नहीं किया, इसी वजह से उनकी करेंसी इतने सालों तक सर्वाइव करी, राइट। और उसी कालखंड में क्या हुआ, इस्लामिक कंट्री का भी राइज हो गया, तो इस्लाम में भी बहुत सारे खलीफा आते गए, राइट। तो इस बेजेंट के बेस पे ही इस्लामिक कंट्रीज ने एक कॉइन निकाला जिसका नाम था इस्लामिक दिनार। आज भी बहुत सारी कंट्रियों के करेंसी में दिनार नाम आता है, राइट। तो एक खलीफा था उम्मायुद खलीफा अब्दुल मलिक इन मारवान, तो इन्होंने इस्लामिक दिनार को नाम दिया इस्लामिक शहादा यानी कि शहादा। तो ये कॉइन फिर पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में बढ़ता गया कि सबको इतना विश्वास हो गया कि नहीं, इसका प्रोपोर्शन 4.5 ग्राम इन्होंने हर कॉइन में रखा है,
तो ये करेंसी कभी डिवैल्यू नहीं होगी। इसी वजह से इतने सालों तक बेजेंट और इस्लामिक दिनार चला। और इस्लामिक दिनार तो किसी कंट्री की आज करेंसी नहीं है, लेकिन इसी की बेस पे इस्लामिक कंट्रियों ने अपने क्वाइन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, राइट। ये दो एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, रोमन का भी और बेजेंट का भी। इससे हमने क्या सीखा कि अगर आप अपनी करेंसी को खुद ही डिवैल्यू करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा, सभी चीज़ें बढ़ने से लोगों के लिए परेशानियां हो जाएगी और आपका किंगडम भी कोलैप्स होता है, राइट। तो रोमन जैसे कोलैप्स हुआ कि लोगों को कम वैल्यू में गुड्स खरीदने की आदत लग गई, इससे इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ने से महंगाई बढ़ी और वहाँ के लोगों ने वहाँ पे स्ट्राइक करके उस किंग को या उसको ही हटा दिया, राइट। और ये टैक्सेशन, उसके बाद ये टैक्सेस, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी वैसे टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, ये चीज़ें आती गई। और ये इन चीज़ों ने क्या किया कि हर एक इंसान को इसमें अवेयर कर दिया कि नहीं यार, हमने अगर हमारी करेंसी को खुद ही डिवैल्यू कर दिया तो आगे चल के ये करेंसियाँ हमें कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होगी, राइट। तो उस वक्त यूरोप थोड़ा डार्क सिटी में चला गया था अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने से। तो यूरोप को इस ब्लैक या डार्क एज से सिटी स्टेट ने निकाला। यानी सिटी स्टेट यानी कि आज भी यूरोपीय देश में आप अगर गए तो वहाँ पे विलेजों में, गाँव में लोग नहीं रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही 10-15 ही सिटी है, राइट। सिडनी, मेलबर्न, ये जो ऐसी सिटीज़ है वो उतने ही सिटी में लोग रहते हैं, विलेजों में कोई नहीं रहता है। तो ऐसे ही इन सिटियों ने यूरोप को वहाँ डार्क एज से बाहर निकाला। तो जैसे जैसे फिर यूरोप की डेवलपमेंट होती गई इन सिटियों की वजह से, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से, तब आविष्कार हुआ टेलीग्राफ का। टेलीग्राफ यानी कि हिंदी में तार बोलते हैं। तो ये तार का जैसे आविष्कार हुआ तो लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह अपने कॉइन्स को भी भेज सकते थे, गोल्ड के कॉइन को भी तार के जरिए, राइट। तो ये भेजने से कम्युनिकेशन ईजी हो गया। और कम्युनिकेशन ईजी होने से जब लोगों को या यूरोप के लोगों को या यूरोप के आसपास के कंट्री को सबको पता चला कि यार ये जो कॉइन है बेजेंट, इसका गोल्ड का प्रोपोर्शन सही है और ये कभी कम नहीं होगा, इसीलिए सारे कंट्रियों ने, सारे किंगडमों ने एक एक करके गोल्ड स्टैंडर्ड पे आना शुरू कर दिया। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है हम आगे देखेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड पे आना शुरू कर दिया और बहुत सारे नेशंस 19वें शतक में 50 से कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ गए, राइट। तो ये हुई थी आज तक के गोल्ड की और गोल्ड के एग्जाम्पल की एक स्टोरी। अब हम देखेंगे कि जब लोगों ने गोल्ड को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम थी। यानी कि वो प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड को हमेशा कैरी करना पड़ता था खुद साथ में। दूसरी बात ये थी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको खुद उधर जाना पड़ता था और जाते वक्त भी रिस्क था, और वो क्योंकि चोरी ना हो जाए। दूसरी बात ये भी थी कि उतना सारा वेट लेके आपको उधर जाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोपोर्शन ज़्यादा है गुड्स और कमोडिटीज़ का, तो आपको उतने सारे कॉइन्स आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। इसीलिए उस टाइम बैंकिंग सेक्टर का वहाँ पे राइज हो गया, बैंकिंग से सिस्टम आ गई। बैंकिंग सिस्टम से पहले साहूकार आ गए, यानी कि कोई साहूकार था तो लोग उसके पास अपने गोल्ड रखते थे और उसके रूप में उसके पास से चिट्ठी ले लेते थे और वो चिट्ठी पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये बैंकिंग सिस्टम जैसे वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का जैसे ही राइज हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपने गोल्ड बैंक के पास रख दिए और उसके बदले में बैंक ने क्या बोला कि आप मुझे गोल्ड दे दो, मैं आपको पेपर करेंसी दूंगा, यानी कि नोट दूंगा। तो वो नोट देने से आप यहाँ से आसानी से किसी भी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉल करने के और दूसरे के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देने के। उसमें चेक्स, बिल्स, रिसिप्ट ये सब आ गया। तो ये कब हुआ? 1717 में ब्रिटेन पहली कंट्री थी जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया, और वो किसके सजेशन पे अपनाया? आपने उसका नाम सुना होगा, आइजैक न्यूटन, राइट। न्यूटन के कहने पर ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड पे शिफ्ट हुआ और ब्रिटेन पहला देश था जो
गोल्ड स्टैंडर्ड पे शिफ्ट हुआ। 1717 से 1914 तक ब्रिटेन गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर ही रहा, राइट। लेकिन उस बीच में ब्रिटेन ने और इंग्लैंड ने, वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज ने 3 वार झेले। ब्रिटेन ने तो 3 वार झेले, उसमें नेपोलियन वार जो 1797 से 1824 या 23 तक चला, और वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड, राइट। तो ये जो मनी थी जो बैंक के पास, बैंक आपके रूप में आपसे गोल्ड लेते थे और उसके रूप में आपको कागज के नोट देते थे। तो बैंक ने क्या प्रॉमिस किया था कि आप जितना मेरे पास गोल्ड रखोगे मैं उतना ही नोट इशू करूंगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, लोग वहाँ पे गोल्ड रखते गए, तो बैंक के पास कंट्रोल आ गया कि सारा गोल्ड तो मेरे पास है। अगर मैंने गोल्ड के मुकाबले और भी ज़्यादा पेपर करेंसी छाप दी, इशू कर दी, तो मेरे पास ही गोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी से जन्म हुआ इन्फ्लेशन का, महंगाई का, राइट। तो ये ब्रिटेन ने जब से ये गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया, उसके बाद स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, उसके बाद हॉलैंड, इन सब कंट्रीज ने अपना दूसरे स्टैंडर्ड से गोल्ड स्टैंडर्ड में खुद को शिफ्ट किया। और सबसे लास्ट में गोल्ड स्टैंडर्ड पे इंडिया और चाइना आ गए। उसी कालखंड में गोल्ड स्टैंडर्ड पे इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड पे था, यानी कि सिल्वर के ऊपर ही हम लेयर बनाते थे मनी की। लेकिन जब इंडिया ने 56% अपनी करेंसी को खो दिया यूरोपीय करेंसी के मुकाबले, क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे और इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड पे था, यानी कि चांदी के स्टैंडर्ड पे। तो जब 56% यानी 56% वैल्यू जब इंडिया ने खो दी, उसके बाद 1897 में इंडिया 97-98 में इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे शिफ्ट हुआ। और सबसे लास्ट में शिफ्ट हुआ चाइना 1935 में। तब तक चाइना के करेंसी ने यूरोपियन कंट्री के मुकाबले अपनी 78% वैल्यू को खो दिया था, राइट। तो जब शुरू हुआ था, तो तब जब बैंकिंग सेक्टर में ये शुरू हुआ कि पेपर करेंसी को इशू करना, उस वक्त गोल्ड का और सिल्वर का एक रेशो फिक्स किया गया था। गोल्ड का और सिल्वर का रेशो, यानी कि इतने ग्राम ऑफ इतने आउंस ऑफ गोल्ड या इतने ग्राम ऑफ गोल्ड इक्वल टू इतने ग्राम ऑफ सिल्वर, राइट। तो शुरुआत में ये रेशो था 12 से 15 ग्राम ऑफ 12 से 15 आउंस ऑफ सिल्वर इक्वल टू पर ग्राम ऑफ गोल्ड, पर आउंस ऑफ गोल्ड, राइट। तो हुआ यूं कि ये जो रेशो 12 से 15 था, वो वहां से आते आते 2017 में वो 45:1 हो गया, और 2020 में वो 75:1 हो गया, और आज तो 100 को क्रॉस किया होगा। यानी कि 100 यानी कि सिल्वर और 1 यानी कि गोल्ड। तो सिल्वर के मुकाबले गोल्ड ने और अपने वैल्यू को रिटेन कर दिया। इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल देखने के बाद हमें ये इस कंक्लूजन पे आते हैं हम कि शुरुआत में से यूरोप हो या और कोई कंट्रीज हो या रोमन एम्पायर हो या बेजेंट हो या इंडिया, चाइना, हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, बेल्जियम हो, इतने सारे कंट्री थे। इन सारे कंट्रियों ने जिन्होंने जितनी जल्दी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया, वो कंट्री उतनी ही आगे चली गई, और जिन कंट्रियों ने उतना ही लेट अपनाया, वो कंट्री उतनी ही पीछे चली गई, राइट। अभी हम इसका बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिंक करें, तो हम इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप बिटकॉइन को अवॉइड कर रहे हो या बिटकॉइन को निगलेक्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा साउंड या हार्ड मनी को अगर होल्ड करता है, तो आप पे ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आता है, जैसे इंडिया और चाइना पे आ गया, राइट। यूरोप गोल्ड को अपनाते थे और इंडिया और चाइना सिल्वर को अपनाते थे। तो चाइना ने 78% और इंडिया ने 56% अपनी वैल्यू को यूरोपियन कंट्री के मुकाबले खो दिया। वैसे ही अगर मैं बिटकॉइन को मानता नहीं हूँ और दूसरा कोई मानता है और वो होल्ड करता है और मैं होल्ड नहीं करता हूँ, तो आज नहीं तो कल उसका इम्पैक्ट मेरे पे आएगा ही आएगा, और वो अपने वैल्यू को रिटेन करेगा और मैं अपने वैल्यू को लूज करूँगा, राइट।
तो ये था तीसरा चैप्टर और इसका कंक्लूजन भी ये था कि करेंसी या गोल्ड का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है आज भी सोसाइटी में। और ये सिर्फ आभूषण की तरह यूज नहीं होते हैं, आज भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को रिजर्व करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं गोल्ड रिजर्व। लेकिन इससे हुआ यूं कि सेंट्रल बैंक के पास लोगों का गोल्ड आता गया, और गोल्ड जैसे आता गया तो सेंट्रल बैंक और करेंसी इशू करने लगे। शुरुआत में तो इन्होंने प्रॉमिस किया था गोल्ड स्टैंडर्ड के वक्त कि जितने ही गोल्ड हमारे पास है उतने ही हम पैसे को प्रिंट करेंगे, पैसे को छापेंगे। लेकिन जब ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, सब गोल्ड बैंक के पास आ गया, तो बैंक ने क्या कर दिया, गोल्ड अगर मेरे पास गोल्ड है उसके मुकाबले मैंने और 50% अगर करेंसी छाप दी तो भी मुझे कौन पूछने वाला है, सरकारें तो हम चलाते हैं, राइट। इसी वजह से बैंक के पास एकदम से सेंट्रल की पावर आ गई, सेंटर की पावर आ गई, और बैंक ने और ज़्यादा मनी को इशू करना शुरू कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि इतना सारे महंगाई हुई है कि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये को हो गई और 50 की 200 रुपये को हो गई। इसका रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा कि इन्होंने मनी प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर पे कर दी, राइट। तो ये कैसे लार्ज नंबर पे कर दी, इसका क्या रीज़न है, और ये गवर्नमेंट मनी कैसे स्टार्ट हुई, इसका हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही बस। और यार आप मुझे बताओ, और ये मैंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक से मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जैसे का वैसा नहीं है, मैंने इसको खुद एनालाइज किया है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो मैं मेरी तरह इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर मुझे बताइए। क्योंकि ये मैंने इससे पहले भी बोला, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और इससे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कुछ कमाई होती है ऐसा भी कुछ नहीं है। आप देख सकते हो किधर भी गूगल वगैरह जाके सर्च करो आप ये। लेकिन ये नॉलेज को ट्रांसफ़र होना, और किसी भी व्यक्ति को अगर ये डिटेल में समझ में आ गया तो वो उस पर शिफ्ट हो गया तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये, राइट। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखते रहिए और लगे रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।